वेलकम फ्रेंड्स, जय हिंद। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत के इतिहास में अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, भारत में अंग्रेजों के आगमन पे आज हम बात करेंगे। और जब हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत की थी, यानी आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत की थी, वहां पर सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले पोर्टुगीज भारत आते हैं। हाँ, यूरोपीय देशों में समुद्री मार्ग से आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे। उसके बाद डच यानी नीदरलैंड के वाले जो हैं वो आएंगे। दूसरा देश नीदरलैंड था, यानी दूसरा यूरोपीय देश जो समुद्री मार्ग से भारत आता है। ये सभी व्यापारिक उद्देश्यों से आते हैं और बाद में भारत के राजनीति में, हाँ, समाज में, हाँ, और धार्मिक व्यवस्था में अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ब्रिटेन जो है, या जिसे आज आप यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, वो तीसरा देश है। इंग्लिश, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। तो ये तीसरा देश है जो 1600 में भारत आता है व्यापारिक उद्देश्य से। और ब्रिटेन जो है ये एक तरह से सबसे ज्यादा दिनों तक भारत में इसका एग्जिस्टेंस रहता है। आप जानते हैं कि 1947 तक, हाँ, ये भारत में रहता है। सबसे गहरा प्रभाव ब्रिटेन का ही पड़ा हमारे देश में। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा, सबसे पहले पोर्टुगीज आए, उसके बाद डच आए, भारत आने के क्रम में फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डेनमार्क वाले भी आते हैं। डेनमार्क यहां पर है, देखिए ये डेनमार्क है। ठीक है, ये डेनमार्क वाले 1616 में आते हैं। फिर फ्रांस आता है 1664 में, यही फ्रांस है, पूरा क्षेत्र जो है फ्रांस है। और स्वीडन आता है 1731 में। स्वीडन का मतलब यहां पर देखिए, जब आप यूरोप के उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में, तो यहां पे नॉर्वे है और ये है जो ये स्वीडन है। इधर वाला नॉर्वे, इधर वाला स्वीडन। तो स्वीडन 1731 में आता है। तो ये यूरोपीय देशों के भारत आने का क्रम है। ठीक है, ये क्रम इसलिए दिया जाता है और मैं बार बार बताता हूं क्योंकि इससे सवाल आता है। ठीक है, इसमें हमें 4 ही प्रमुख यूरोपीय देशों को पढ़ना है, पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेजों को और फ्रांस को। ठीक है, क्योंकि यही प्रमुख देश थे जिन्होंने भारत में अपनी गहरी छाप छोड़ी और इन्हीं के बीच अपने अस्तित्व को लेकर भारत में संघर्ष रहेगा, जो हम आगे देखेंगे। डेनमार्क और स्वीडन का इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इन्हें हमें आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना भी नहीं है। बस हम ये क्रम इसलिए देते हैं कि कई बार इस क्रम से सवाल आ जाता है, सुमेलित करने के लिए, कि एक तरफ देश दे देगा, दूसरी तरफ दे देगा वर्ष, किस वर्ष ये आए, या इनके क्रम पे सवाल दे देगा, सीधे क्रम पे, उल्टे क्रम पे, या ऐसे भी सवाल दे सकता है कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान जो है वो चौथा है, और पूछेगा आपसे कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो आप क्या करेंगे? यहां पे अगर आप इस क्रम को नहीं जानेंगे तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि प्रमुख 4 ही कंपनियां हैं। आप जब भी देखेंगे तो प्रमुख यही 4 कंपनियां हैं। तो आपको लगेगा कि फ्रांस जो है अंतिम देश है। नहीं, फ्रांस के पहले चौथा देश डेनमार्क था। तो इसलिए इस क्रम को जानना आवश्यक है। कई बार आपको ऑप्शन में सीधा क्रम दे देगा, कई बार उल्टा क्रम दे देगा। हाँ, पूछेगा कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, और उसके बाद आखिरी में कौन आया, या पूछेगा सबसे आखिरी में कौन आया, उसके पहले कौन आया, उसके पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया। तो ये क्रम भी बना सकता है। और दूसरा है कि भाई, जब यूरोपीय देश भारत आते हैं तो ये भारत से व्यापार करने के लिए कंपनियों का गठन भी करते हैं। तो इस पे भी सवाल, इस क्रम पे भी आता है। तो 4 ही प्रमुख कंपनियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश, डच और फ्रेंच। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है 1498 में, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में, और फिर लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। तो इस क्रम पे भी सवाल आता है। बस इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है कि डच जो है वो पहले आते हैं अंग्रेजों के। ठीक है, भारत आने के क्रम में डच जो है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, लेकिन इनकी कंपनी का गठन जो है वो अंग्रेजों के बाद होता है, यानी कंपनी गठन के क्रम में अंग्रेज दूसरे नंबर पर हैं और डच जो है ये तीसरे नंबर पर है। इनका 1602 में होता है। तो इस ट्विस्ट को सिर्फ याद रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहां से सवाल बनता है। ठीक है, यहां पे आज हमें बात करनी है ब्रिटिशर्स की, और जो ब्रिटिशर्स हैं
वहां पे हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन्होंने भारत में 3 प्रमुख सेंटर बनाए थे शासन प्रशासन के, और आप देखेंगे कि ये सेंटर जो थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के रूप में आप देखेंगे जब भी आप आधुनिक भारत के इतिहास में अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे या ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए कोई अननोन विषय नहीं होना चाहिए कि इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। और प्रेसिडेंसीज का मतलब ये नहीं है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी बॉम्बे थी, मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी मद्रास थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी की राजधानी या बंगाल प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं आप, उसकी राजधानी कलकत्ता थी। आज अगर हम कहें तो आज का वर्तमान नाम जो है बॉम्बे का मुंबई है, मद्रास का चेन्नई है, कलकत्ता का कोलकाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंसीज थी, तो प्रेसिडेंसी कोई एक शहर नहीं था, ये प्रेसिडेंसीज तो जैसे कि बंबई प्रेसिडेंसी है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाएगा, बंबई तो होगा ही, और बंबई के आसपास के जैसे उस समय गुजरात का भी क्षेत्र था, सूरत भी बंबई प्रेसिडेंसी में था। उसी तरह से यहां अगर आप मद्रास प्रेसिडेंसी देखेंगे तो इसमें तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्र का क्षेत्र, ठीक है, केरला कर्नाटका का क्षेत्र भी आएगा, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। ठीक है, वैसे ही आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी में देखेंगे तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब आ जाते थे उस समय, और आज का जो वर्तमान बांग्लादेश है वो भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में या बंगाल प्रेसिडेंसी में होता था। तो आप किसी एक शहर से इसको मीन मत कीजिएगा कि एक शहर का एक सेंटर है, क्योंकि एक बॉम्बे आज देखेंगे तो बॉम्बे एक शहर है, सिटी है, तो वो मत समझिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, उसमें आज का गुजरात का भी क्षेत्र था जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। और यहां हम जब अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स को देख रहे हैं भारत में, तो यहां पर हम इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसीज के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कि कैसे कैसे इन्होंने ये प्रेसिडेंसी बनाया, धीरे धीरे डेवलप किया इन 3 क्षेत्रों को, और इसी त्रिकोण के सहारे इन्होंने पूरे भारत को के शासन प्रशासन को नियंत्रित किया। इसी त्रिकोण के सहारे इन्होंने पूरे भारत के शासन को नियंत्रित किया अंग्रेजों ने। तो इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, एक ब्रीफ ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट रहे वो भारत में आखिर आई क्यों। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया आपको कि मध्यकाल में भारत और यूरोप का जो व्यापार था वो 2 मार्गों से होता था। ठीक है, क्योंकि व्यापार इसलिए भारत से चलता था क्योंकि भारत के मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, मैंने बताया था, और खासकर काली मिर्च, अदरक, हाँ, इलायची, इन सब चीजों का, और सबसे ज्यादा काली मिर्च का। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूरोप जो है एक ठंडा क्षेत्र है, यूरोप का क्षेत्र, और वहां लोग मांस का सेवन करते थे। तो क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती थी तो शरीर में गर्मी रखने के लिए मांस का सेवन ये ज्यादा करते थे, और उस समय रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जैसी कोई चीज नहीं होती थी जिससे मांस को लंबे समय तक बचाया जा सके। तो ये भारतीय मसालों को ही लगाकर मांस पे उसे प्राकृतिक तरीके से लंबे समय तक प्रिजर्व करते थे, यानी बचा कर रखते थे। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ये जो व्यापार था ये 2 ही मार्गों से होता था। एक तो व्यापारी भारत से निकलकर स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचते थे, हाँ, इस मार्ग से पहुंचते थे। ठीक है, और दूसरा अरब नियंत्रित मार्ग था, ये हिंद महासागर वाला ये मार्ग था, अरब सागर हिंद महासागर वाला। ठीक है, 2 मार्ग थे। अब कैसे व्यापार होता था और कैसे लोग पहुंचते थे, देखिए, भारत से निकलेंगे और भारत से स्थल मार्ग से चलते हुए लोग तुर्की पहुंचेंगे पहले, और तुर्की, यही तुर्की है, और तुर्की पहुंचने के बाद देखिए ये है तुर्की, इसी फिगर को मैं यहां उठा रहा हूं, और इधर है यूरोप, और यहीं पे यूरोप में एक जगह है कुस्तुनतुनिया, देखिए मैंने दिखाया हुआ है लाल से, कुस्तुनतुनिया, जिसको यूरोपियंस कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल भी ही लिखा जाता है, और आज का इसका नाम है, आधुनिक नाम, इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया का। आज ये तुर्की के कंट्रोल में है, लेकिन जब की बात हम कर रहे हैं उस समय ये यूरोप के कंट्रोल में था। ठीक है, तो होता क्या था कि तुर्की से लोग निकले, स्थल मार्ग से तुर्की पहुंचे, और तुर्की से निकले, और यहां पर आप देखेंगे इधर काला सागर है, इधर मरमरा सागर है, दोनों को एक जल संधि मिलाती है, और इस जल संधि का नाम है बास्पोरस
बास्पोरस की जल संधि, ठीक है, बास्पोरस की जल संधि आप याद रखिएगा। तो इस जल संधि को आप जैसे ही पार करेंगे आप कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचेंगे, यानी आज के इस्तांबुल पहुंचेंगे, और फिर आप यूरोप में इन कर जाएंगे, यानी कि तुर्की पहुंचे बगैर आप यूरोप में एंट्री नहीं ले सकते थे। ये एक बड़ी बात थी। दूसरा मार्ग था यह अरब नियंत्रित मार्ग। यहां अरब सागर में, यह आपका है हिंद महासागर, अरब सागर इज द पार्ट ऑफ, अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो ये अरब सागर से सामान चढ़ाया जाएगा जहाज में, पानी के जहाज में, फिर पर्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से सामान ले जाया जाएगा, या दूसरा रूट इसमें था लाल सागर, रेड सी से सामान ले जाया जाएगा। ये पूरा रूट अरबों के कंट्रोल में था, और यहां पर ये कुछ दूरी तक पानी में चलेगा सामान, फिर इस अरबियन पेनिसुला पे उतार लिया जाएगा। पेनिसुला का मतलब प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यानी लैंड का वो पार्ट, जमीन का वो हिस्सा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिसुला कहते हैं। देखिए भारत भी दक्षिणी पार्ट जो है तीन ओर पानी से घिरा है, तो ये भी प्रायद्वीप है। तो इस तरह से ले जाया जाएगा, और कुछ दूरी तक इसको जमीन पे ले जाया जाएगा अरबियन पेनिसुला पे उतार के व्यापारिक सामानों को, और उसके बाद अरबियन पेनिसुला से ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और इसमें सामान को पानी में उतार लिया जाएगा, और उसके बाद पानी में उतारकर भूमध्य सागर के सहारे यूरोप के पूर्वी तट पर जो देश हैं, जैसे ये फ्रांस है, ये इटली है, ठीक है, ये ग्रीस है, यहां पे सामान उतारा जाएगा और फिर पूरे यूरोप में सप्लाई होगा। तो ये दो रूट थे, यही दो रूट थे जिससे मध्यकाल में व्यापार होता था भारत और यूरोप का। लेकिन 1453 में परिस्थिति बदली। मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं ज्यादा, क्योंकि सिर्फ आपको समझाना है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं सारा। तो होता क्या है कि 1453 में एक घटना होती है, इस तुर्की से एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है, और उस्मानिया साम्राज्य पहले छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और आसपास के क्षेत्रों को ये नियंत्रित करने लगता है, यानी उस पर विजय हासिल करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये कुस्तुनतुनिया को भी चुनौती देता है। और कुस्तुनतुनिया थी क्या उस समय? कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, यानी कैपिटल हुआ करती थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे हम हिंदी में बैजेंतिया साम्राज्य भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में बाइजेंटाइन एम्पायर भी कह सकते हैं। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजेंतिया साम्राज्य या बैजेंटाइन एम्पायर की राजधानी होती थी कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहां जिससे जो ऑटोमन तुर्क्स या उस्मानिया साम्राज्य का जो उदय होता है, ये एक दिन इसको चुनौती देते हैं, किसे? बैजेंतिया साम्राज्य को, और एक दिन बैजेंतिया साम्राज्य को जीत लेते हैं 1453 में। और जीतने के बाद जब बैजेंतिया साम्राज्य को जीतेंगे तो यहां पर कुस्तुनतुनिया तो उसकी राजधानी ही है, यहां पर ऑटोमन तुर्क्स या आप कहें उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। और उस नियंत्रण के बाद यहां पर उस्मानिया साम्राज्य इस रास्ते पर, यानी स्थल मार्ग वाले रास्ते पर हेवी टैक्सेस लगाना शुरू कर देगी, जिससे कि व्यापारियों की परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि वो इस स्थल मार्ग को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रूट बचता है अरब नियंत्रण वाला, इस पे भी क्या होगा? अब मोनोपोली हो जाएगी अरबों की, और ये क्या करेंगे? मनमाने ढंग से टैक्स लगाना व्यापारियों पर शुरू करेंगे, क्योंकि अब एक ही रूट बच गया। तो व्यापारियों को मजबूरन ये रास्ता भी छोड़ना पड़ेगा, और यही कारण है कि ये दोनों रूट जब यूरोप पहुंचने के बंद हो जाते हैं तो यूरोपीय देश समुद्री मार्गों की तलाश शुरू करेंगे, समुद्री मार्गों की तलाश शुरू करेंगे भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और इसी क्रम में सबसे पहले इस पुर्तगाल से समुद्री रास्ते से होते हुए कौन आएगा? सबसे पहले कालीकट पहुंचेगा, वास्को डिगामा, और इस तरह पुर्तगाल जो है पहला देश बन जाएगा समुद्री मार्ग से, पहला यूरोपीय देश बन जाएगा समुद्री मार्ग से भारत आने वाले देशों के क्रम में। और उसके बाद फिर यूरोपियंस के बाद डच आएंगे, और फिर अंग्रेजों का नंबर जो है वो तीसरा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी, और पुर्तगालियों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डचों को डिटेल में पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों को। ठीक है, जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो मैंने बताया कि इसी त्रिकोण के बारे में हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पूरा अंग्रेजों का जो अराइवल है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सबसे पहले जब अंग्रेज आते हैं, हाँ, ये ब्रिटिशर्स आते हैं, यही आते हैं कहां?
भारत में आएंगे। और भारत में ये आते कब हैं? भारत में आते हैं 1600 में। ठीक है, भारत में आते हैं 1600 में। और उस समय जब ये भारत में आते हैं तो उस समय भारत की स्थिति क्या है? देखिए, पुर्तगाली आ चुके हैं 1498 में। और पुर्तगालियों ने, मैंने बताया था, उनका पूरे हिंद महासागर पे कंट्रोल है जब ब्रिटिशर्स आते हैं। और डचों की एंट्री भी हो चुकी है 1595-96 में। हालांकि इनके एंट्री के समय डच अभी जो है तुरंत आए हैं और इनकी कंपनी जो है इनके बाद बनती है 1602 में। तो डच भी आ चुके हैं और पुर्तगाली भी आ चुके हैं। हाँ, ये स्थिति है भारत की। तो अगर हम 1600 एडी की बात करें, जब ब्रिटेन जो है ये भारत में आते हैं, यही ब्रिटेन है, तो 1600 एडी में अगर हम भारत की बात करें तो भारत यानी इंडिया में मुगलों का राज है और केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए हैं अकबर। ठीक है, वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यानी कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यहां पे केंद्र में कौन है? यहां पर है एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम, तो एलिजाबेथ प्रथम के हाथ में सत्ता है, यानी कि शासन में ब्रिटेन में यहां पर एलिजाबेथ है, जबकि भारत में कौन है? केंद्रीय सत्ता में अकबर है। भारत में मुगलों का राज है। ठीक है, ये 1600 एडी की बात है। यहीं पर 1600 एडी में देखिए एक कंपनी गठित की जाती है और कहा जाता है कि ये जो कंपनी है, इसमें कुछ शेयर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का भी था। कंपनी कौन सी है? कंपनी जो है इसका नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। देखिए, यही कंपनी जो है 1600 में ये कंपनी बनाई जाती है। ये कंपनी जो है ये 1600 में बनाई जाती है और कहा जाता है कि 1600 एडी में ही बनाई जाती है। एलिजाबेथ प्रथम का भी इसमें कुछ रोल रहा, और कुछ चीज का शेयर भी रहा, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कंपनी बनाई जाती है। यानी कि ये कंपनी कौन सी है? यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप ऐसे मत जोड़िएगा कि एक्चुअली सिंबॉलिक तौर पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ब्रिटेन की कंपनी समझते हैं, लेकिन जितनी भी कंपनियां यूरोपीय देशों ने बनाई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे पुर्तगालियों ने बनाई तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने बनाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसियों ने बनाई तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ये कंपनियां यूरोप के देशों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए बनाई थी, ईस्ट से व्यापार करने के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी सब में लगेगा। तो ये कंपनी कब बनाई जाती है? 1600 एडी में ही बनाई जाती है। लिख लीजिएगा 1600, यहां लिख दिया मैंने। 1600 एडी में इस कंपनी का गठन होता है और इस कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और यही कंपनी जो है इसको दिया जाता है, चार्टर दिया जाता है, इस कंपनी को चार्टर दिया जाता है। इसी कंपनी को 1600 में एडी में इसको चार्टर दे दिया गया। चार्टर यानी कि आज्ञा दे दिया गया। चार्टर का मतलब आज्ञा दे दिया गया। चार्टर दिया गया 15 वर्षों के लिए। 15 वर्ष के लिए कि आप जाइए और भारत से और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यही कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन होता है 1600 एडी में। ध्यान रखिएगा, इस कंपनी का गठन होता है 1600 एडी में। और इसको चार्टर यानी कि आज्ञा पत्र दिया जाता है। यह आज्ञा पत्र कौन दे रहा है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम।
ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम आज्ञा दे रही है, यानी चार्टर दे रही है 15 वर्षों के लिए, ठीक है, कि आप जाएं और पूर्व से व्यापार करें। और मैं आपको बताऊं कि यहीं पे आप जान लीजिए कि पहले तो 15 वर्षों का इसको चार्टर दिया गया, आज्ञा दिया गया, और बाद में यह परमिशन 1609 में, ये तो 1600 की बात है, 1609 में ध्यान दीजिएगा, 1609 में इस कंपनी को 1609 में, ठीक है, 9 में ये परमिशन जो है ना, ये अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया जाता है। ठीक है, ये बड़ी बात यहां पर देख लीजिए कि 1609 में अनिश्चितकालीन के लिए यह परमिशन दे दिया जाता है इस कंपनी को। तो अब तक हमने क्या देखा कि देखिए, जब ब्रिटेन भारत में आता है तो यह कब आता है, 1600 एडी में आता है। ध्यान रखिएगा, 1600 एडी में सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन, छोटे एग्जाम में पूछ देता है कि भारत कब आया था ब्रिटेन, तो यहां से, तो यहीं से आपका सवाल बन जाएगा, यहां से जो मैंने क्रम बताया, ठीक है, 1600 में। और 1600 एडी में भारत की जो स्थिति है, भारत की केंद्रीय सत्ता में मुगल बादशाह अकबर है, तो ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम है, और एलिजाबेथ प्रथम के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, जिस कंपनी का नाम क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ध्यान रखिएगा, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका गठन कब होता है, 1600 एडी में, 1600 एडी में। और इसी समय इसको चार्टर भी दे दिया जाता है, यानी कि चार्टर कौन देता है, पूछा जाएगा, चार्टर कौन देता है, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ देती हैं। कितने समय के लिए देती हैं, तो ये 15 वर्षों के लिए ये चार्टर दे दिया गया, और फिर इसी चार्टर को अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया जाता है 1609 में। तो यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। यहां से आपको हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं अंग्रेज, हाँ, कैसे बिल्ड करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और फिर तीसरे नंबर पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी की तरफ ये बढ़ेंगे। तो इन तीनों को हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हमें यही देखना है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने ये त्रिकोण बनाया। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि ये कंपनी बनी, और उसके बाद 1600 में चार्टर लेके ये भारत आती है कंपनी। आगे क्या होगा, पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम यहां मैंने लिखा हुआ है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यही कंपनी बनाई गई थी 1600 एडी में। और 1600 एडी में ही ब्रिटेन की महारानी द्वारा चार्टर दिया जाता है इसे 15 वर्षों के लिए, यानी आज्ञा पत्र दिया जाता है कि आप जाइए और भारत से और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार कीजिए। सिर्फ इसी कंपनी को मिला था, ब्रिटेन की दूसरी कंपनी को नहीं मिला था, ठीक है ना। और एक आंकड़ा आपको यह भी याद रखना चाहिए कि 1609 में इसी कंपनी को, यानी इसी चार्टर को एक्सटेंड करके अनिश्चितकालीन कर दिया जाता है, ठीक है। पहले 15 वर्ष और फिर 1609 में अनिश्चितकालीन। तो 1600 में ये आएंगे अंग्रेज भारत में और अपना जो बिजनेस है शुरू कर देंगे एक तरह से। देखिए, हमें इस मैप में यही देखना है यहां पर कि किस तरह से उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी का फाउंडेशन डाला, किस तरह से मद्रास और किस तरह से बंगाल यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी का उन्होंने फाउंडेशन डाला, और यही इसी त्रिकोण के सहारे उन्होंने भारत को के शासन को पूरी तरह से नियंत्रित किया। तो देखिए, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं, BEIC की, तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने लिख दिया है क्लियर करने के लिए कि देखिए, ऑफिशियली उस समय नाम हम लोग सिंबॉलिक तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ऑफिशियली कहा जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के एक अधिनियम के तहत BEIC। ध्यान दीजिएगा कि ये 3 कंपनियों से मिलकर BEIC बनी थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो 1600 में बनाई गई और ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जिसको 15 वर्षों का चार्टर दिया गया। उसके बाद
एक और कंपनी थी न्यू कंपनी, और फिर एक शासक थे ब्रिटेन के विलियम थर्ड, उनकी भी एक कंपनी थी। इन तीनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया था 1708 में, और फिर इस कंपनी का मर्जर के बाद उसका नाम हुआ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, विलय कर दिया गया इन तीनों को, और 1833 में एक अधिनियम के तहत इसका नाम BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा ऑफिशियली। तो यहां पर जो हम लिख रहे हैं, ये इस समय तक इसका नाम BEIC नहीं है, इस समय तक इसका नाम यही है। ठीक है ना, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर चूंकि पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी गठित की गई थी, इसलिए इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तक हमने ये देख लिया कि कंपनी आई और कंपनी ने अपना व्यापार व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पे व्यापार था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन में ये सोचा गया कि भाई बड़े स्तर पे व्यापार कैसे किया जाएगा। ठीक है, बड़े स्तर पे व्यापार कंपनी तो बन गई, चली भी आई भारत में, लेकिन उस स्तर से, जिस स्तर से ब्रिटेन सोच रहा था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी, उस ढंग से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है ब्रिटेन से। अब देखिए, यह प्रतिनिधि 1608 की बात है, 1608 की बात है, 1608 AD में। हाँ, अब यहां पर देखिए केंद्रीय सत्ता बदल चुकी है भारत में। भारत की जो केंद्रीय सत्ता, हाँ, पहले थी अकबर के पास, लेकिन 1608 में अब अकबर नहीं है, यहां पर जहांगीर है। ठीक है, यहां पर जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर है, और यहां पर क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी है, ठीक है ना, और यहां पर उसकी जगह जहांगीर आ चुका है। और वैसे ही 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई है, और ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम की जगह जेम्स प्रथम आ चुके हैं। अब देखिए, यहां जहांगीर है और यहां जेम्स प्रथम है। ठीक है, और होता क्या है, जेम्स प्रथम का एक राजदूत, इन्हीं का राजदूत है। ठीक है, और इस राजदूत का नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, इस राजदूत का नाम है कैप्टन हॉकिंस, जो ब्रिटेन का जो शासक है जेम्स प्रथम, उसका राजदूत है। और इस कैप्टन हॉकिंस को जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आती है 1600 में, अपने व्यापारिक क्रियाकलापों को शुरू करती है, तो उस समय तक 6-7 सालों में, 1600 से लेके 6-7-8 सालों में कोई बहुत ज्यादा ब्रिटेन ने व्यापार में भारत में तरक्की नहीं की है। ब्रिटेन को उम्मीदें बहुत ज्यादा है भारत के व्यापार से, इसलिए अब जो है केंद्रीय सत्ता के स्तर से प्रयास किया जाता है, और जेम्स प्रथम जो शासक है ब्रिटेन का, उसका एक राजदूत, उसका एक एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस जो है, इसको भेजा जाएगा जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में। और एक बात मैं बता दूं कि कैप्टन हॉकिंस जो है, वो जो पत्र लेकर आएगा जेम्स प्रथम का, वो पत्र अकबर के नाम का है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए, उस समय कम्युनिकेशन उतना जबरदस्त नहीं था, हाँ, या था ही नहीं। ठीक है, आज जैसा कम्युनिकेशन तो था नहीं कि टेलीफोन और मोबाइल उठा के बात कर लिए, और कहां भारत और कहां ब्रिटेन। हाँ, तो हुआ क्या था कि जब 1605 में यहां अकबर की मृत्यु हो जाती है और सत्ता पे जहांगीर आ जाते हैं, तो ब्रिटेन में यह खबर ही नहीं है कि, यानी जेम्स प्रथम को खबर ही नहीं है कि यहां अकबर की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए जो लेटर दिया जाता है वहां यही पता है कि भाई अकबर है शासन में, यहां पे भारत में मुगलों की सत्ता है और वहां पे अकबर है। इसलिए जेम्स प्रथम ने उनको जो लेटर दिया था कैप्टन हॉकिंस को, वो अकबर के नाम का लेटर दिया था। तो अकबर के नाम का लेटर लेके ये जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया। अच्छा, मैं एक बात और यहां पर क्लियर कर दूं कि आप यहां पर डिफरेंट चीजें देख रहे हैं। पुर्तगालों को आपने देखा,
और डचों को आपने देखा। जब ये भारत आए तो आपको मैंने बताया था कि वास्को डी गामा भी जो आया था वो हथियार अपने साथ लेके आया था, ताकि अगर हिंद महासागर में उसको लड़ाई करनी पड़ी तो करेगा, और बाद में उन्होंने हथियारों का सहारा भी लिया। ठीक है ना। दूसरी बात, जब डच आते हैं तो डचों को यह पता था कि पुर्तगाली पहले से हिंद महासागर में, पुर्तगालियों की मोनोपोली है, वो पहले से वहां पे जबरदस्त ढंग से व्यापार कर रहे हैं। तो डच भी जब आए तो उन्हें जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको शुरुआती दौर में जो परमिशन दिया गया, उस परमिशन में उसको कुछ अधिकार दिए गए थे कि व्यापारिक अधिकार मिला था, ट्रेड करने का अधिकार मिला था, और संधियों का और सैन्य कार्रवाई करने का भी अधिकार उसको दिया था नीदरलैंड में। इसका मतलब यह है कि दोनों जब भारत आए थे तो लड़ाई के इरादे से आए थे कि जरूरत हुई तो लड़ाई करेंगे, लेकिन यहां जो ब्रिटेन है इनकी सोच अलग है, ये तरीके से जा रहे हैं। हाँ, ये वैसा नहीं है कि जाएंगे और युद्ध करेंगे, ये आराम से आते हैं। ब्रिटेन की केंद्रीय सत्ता के थ्रू एक राजदूत को भेजा जाता है, इनका अप्रोच डिफरेंट है। तो यहां पर अप्रोच को आप देखिएगा कि अप्रोच किस तरह से डिफरेंट है। तो ये राजदूत आता है कैप्टन हॉकिंस के रूप में, और जाके वो रिक्वेस्ट करेगा जहांगीर से कि भाई हमें व्यापार करने का और कोठियां यानी फैक्ट्री बनाने का परमिशन दीजिए। तो इनका जो अप्रोच है वो पुर्तगालियों से और डचों से अलग है। पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में कि जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तो व्यापार के इरादे से तो सभी आए थे, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि उनका अप्रोच जो था भारत में कोठियां बनाने का या व्यापार शुरू करने का, वो अप्रोच डचों से और पुर्तगालियों से भिन्न था। कैसे? विश्लेषण कीजिए। तो यही बात है, देखिए ये आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप हमको कोठी बनाने का, व्यापार करने का जो है परमिशन दीजिए। लेकिन डचों के साथ ये बात नहीं थी, वो सीधे आते हैं और युद्ध और तोप और वो सब शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे जो जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां पर कैप्टन हॉकिंस जो है भेजा जाएगा, और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है और रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें परमिशन दीजिए, हाँ, भारत में व्यापार करने का, कोठियां बनाने का, यानी फैक्ट्रीज बनाने का। अब एक चीज आप सोचिए, सवाल यह आता है कि आखिर ब्रिटेन की तरफ से कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों चुना गया, हाँ, एम्बेसडर के रूप में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो है ये बहुभाषी है और मृदुल स्वभाव है इसका, मीठा बोलता है। ठीक है, एक तो ये बहुत ही मृदुभाषी है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है कई भाषाओं का ज्ञाता है, जैसे ये फारसी जानता है, फारसी, तुर्की, ठीक है, और अंग्रेजी तो इसको आती ही है, अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज तो है ही। तो ये इन सब भाषाओं का जानकार है। और दूसरी बात यह है कि ये मृदुभाषी है और ये बहुत ही मीठा बोलता है, और इसकी क्वालिटी थी कि ये किसी को भी बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेता था। ठीक है ना। तो यहां पर होता क्या है कि आप देखिए कि इसको इसलिए, एक तो मृदुभाषी है, दूसरी बात यहां पर भारत में अरबों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था भारत के व्यापार पर। हाँ, यहां पर पुर्तगालियों का हस्तक्षेप था। हाँ, यहां पर जो है मुगल दरबार में अरबी और फारसी भाषा बोली जाती थी। हाँ, तुर्किश बोली जाती थी। तो ये सब बहुभाषी है, ये बहुत सारी भाषाओं को समझता है। तो उस समय के हिसाब से ये सही समझा गया कि ये जो तुर्की, फारसी, हाँ, अरबी ये सब जानता है, तो वहां जाएगा तो वहां ये कम्युनिकेट अच्छा कर पाएगा अरबों से या फिर मुगलों से। ठीक है ना, उनकी बातों को समझ पाएगा और उसी तरह से ये रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो इसलिए इसको चुना गया। और दूसरा इसमें एक काबिलियत थी कि ये मृदुभाषी था, मीठा बोलता था, तो लोगों को इंप्रेस करने की क्षमता थी। इस वजह से यहां पे जहांगीर के दरबार में इसको भेजा गया। ठीक है, अब देखिए ये आएगा और जहांगीर के दरबार में रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप हमें परमिशन दीजिए। किसके नाम की चिट्ठी लेके आएगा? अकबर के नाम की चिट्ठी लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है उस समय ब्रिटेन में कि अकबर नहीं है। जब ये भारत आता है तब पता चलता है। ठीक है, तो जाता है अकबर के नाम की चिट्ठी लेके और उनसे रिक्वेस्ट करता है। तो
पहली बार में क्या होगा कि इसकी बातों से इंप्रेस तो हो जाएगा जहांगीर, हाँ इंप्रेस हो जाएगा, जैसा जेम्स फर्स्ट ने या ब्रिटेन ने सोचा था कि इंप्रेस कर लेगा, इंप्रेस भी हो जाएगा और इसको परमिशन दे देगा कि भाई ठीक है आप कोठी बनाइए, फैक्ट्री बनाइए। तो पहली कोठी इनका यहां पे सूरत में, देखिए सूरत जो है ना, सूरत में यहां पे, तो सूरत में पहली कोठी इनकी बन जाएगी, ठीक है, बनेगी नहीं, शुरुआत हो जाएगी। तो सूरत में, ये सूरत है, ठीक है, सूरत में 1608 की बात है, सूरत में 1608 में, ठीक है, 1608 में कोठी बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, कार्य प्रारंभ हो जाएगा जहांगीर के परमिशन से। लेकिन यहां मैं एक बात बताऊं कि कोठी बनाने का कार्य तो प्रारंभ हो जाएगा सूरत में, लेकिन क्या होगा कि जहांगीर के दरबार में उस समय अरबों का, पुर्तगालियों का मुगल कोर्ट में काफी ज्यादा हस्तक्षेप था। तो ये अब देखेंगे कि भाई एक नई शक्ति आ रही है व्यापार करने के लिए, अब ये क्या करेंगे, देखिए कोई भी उनके लिए कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर आ रहा है यहां पर, तो वो उसका विरोध जरूर करेंगे, विरोध जरूर जताएंगे। तो ये अब मुगलों पे यानी जहांगीर पे ये एक तरह से प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे कि भाई इनको परमिशन नहीं दिया जाए। तो पुर्तगालियों के और अरबों के दबाव में तत्काल तो जहांगीर क्या करेगा कि टाल देगा बात को, परमिशन जो है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो परमिशन कैंसिल कर देगा, इसलिए कैंसिल कर देगा कि उसको लगता था कि हाँ भाई यहां पर यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो आती हैं व्यापार करने के इरादे से और आके आपस में ही भिड़ जाती हैं, और जब आपस में भिड़ती हैं तो इससे शासन प्रशासन में भी काफी दिक्कतें आती है। वो तो आती हैं अपने लड़ाई करती हैं, व्यापार के उद्देश्य से आई हैं, आपस में लड़ भिड़ रही है, युद्ध भी कर रही है, और इससे क्या होता है कि शासन प्रशासन में बड़ी समस्या आ रही है, आती है। तो इसलिए तत्काल अरबों और पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने परमिशन दिया सूरत में कोठी बनाने का, कोठी का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन फिर इसको कार्य प्रारंभ, लेकिन फिर इसको निरस्त कर दिया जाता है, काम रोक दिया गया, कार्य प्रारंभ, और फिर काम को पहले कार्य प्रारंभ हुआ, फिर निरस्त कर दिया गया, परमिशन निरस्त, कार्य प्रारंभ, और कार्य प्रारंभ के बाद ये जो परमिशन था ये निरस्त किया गया, ठीक है, निरस्त किया गया, ये परमिशन निरस्त किया गया, तो ये काम फिर रुक गया, ठीक है। लेकिन फिर परमिशन 1612 में दोबारा इनको परमिशन मिल जाएगा, और 1613 में ये सूरत की 1613 में ये जो सूरत की कोठी है ये तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएगी 1613 में, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अंग्रेजों की पहली कोठी जो है वो 1613 में यहां पर तैयार होती है। लेकिन यहां पे एक पेच है, कहां पे तैयार होती है, सूरत में। अब यहां पे पेच क्या है समझिएगा, सूरत में 1608 में कोठी का कार्य प्रारंभ होता है जहांगीर के परमिशन से, लेकिन इस परमिशन को निरस्त कर दिया जाता है पुर्तगालियों के, अरबों के दबाव में। 1612 में फिर परमिशन दोबारा दिया जाएगा, और 1613 में ये कोठी बनके सूरत में तैयार हो जाएगी। यहां पे मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि सवाल यहां से बनता है कि पहली कोठी कौन सी थी, ठीक है, अंग्रेजों की पहली कोठी कौन सी थी। अब कोठी का यहां पर बात आता है तो सब उस आंसर में ऑप्शन होता है, विकल्प होते हैं, उसमें सूरत भी होता है, मसूलीपट्टनम भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि पहले परमिशन तो सूरत के लिए ही मिल रहा है और काम प्रारंभ भी हो जाता है, लेकिन अरबों पुर्तगालियों के दबाव में क्या होता है, इस परमिशन को निरस्त किया जाता है, फिर दोबारा परमिशन मिलता है और 1613 में तैयार होती है सूरत की कोठी। लेकिन इसके पहले बीच में ही यहां पे एक जगह है मसूलीपट्टनम,
में 1611 में एक फैक्ट्री अंग्रेजों की बनके तैयार हो जाएगी। यानी कि कैप्टन हॉकिंस के समय क्या हुआ कि पहले तो यहां सूरत पे परमिशन मिला, हाँ, फिर निरस्त हुआ, फिर परमिशन मिला दोबारा और 1613 में ये सूरत की कोठी तैयार हुई। दूसरी कोठी 1611 में तैयार होती है। अब यहां सवाल आता है एग्जामिनेशन में कि पहली कोठी कौन सी थी अंग्रेजों की, पहली कोठी कहां बनी? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम कोठी जो अंग्रेजों की होगी, प्रथम कोठी, हाँ, यहां से जो सवाल बनेगा प्रथम कोठी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोठी। कोठी का मतलब क्या होता है? कोठी का मतलब संग्रहण केंद्र होता है, जहां जिन सामान को रखा जाता है, व्यापारिक वस्तुओं को रखा जाता है सेल परचेज के लिए। उस समय कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, एक संग्रहण केंद्र है, ठीक है। तो प्रथम कोठी जो है ये सूरत में बनेगी, लेकिन अगर प्रथम तैयार कोठी, तो मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम ये आंध्रा में पड़ेगा, मसूलीपट्टम, ठीक है। ये 1613 में और 1608 में काम प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1608 में काम प्रारंभ हुआ, हाँ, और मसूली और 1613 में बन के तैयार हुआ। ये 1611 में ही शुरू हुआ और बन के तैयार हो गया। तो यहां पे ट्विस्ट ये है कि पूछ लिया जाता है, कई बार दोनों ऑप्शन में होंगे और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज कर जाएंगे। तो प्रथम कोठी अगर पूछा जाए तो सूरत ही होगा, ठीक है ना। अगर ये सूरत की कोठी बनती ही नहीं तब मसूलीपट्टनम हो जाता, लेकिन ये कार्य प्रारंभ हो गया पहले 1608 में ही और फिर रुका, फिर 1613 में कोठी तैयार हुई और इसके बाद कार्य शुरू हुआ मसूलीपट्टनम का, लेकिन सूरत के पहले ही मसूलीपट्टनम की कोठी बनके तैयार हो गई। तो सूरत के पहले तैयार हो गई, तो प्रथम तैयार कोठी मसूलीपट्टनम। लेकिन अगर प्रथम कोठी की बात की जाए तो सूरत की कोठी 1608 में कार्य प्रारंभ हुआ, 1613 में खत्म हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह भी सवाल पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में या साउथ ईस्ट में अंग्रेजों की पहली कोठी, तब मसूलीपट्टनम। साउथ ईस्ट में अंग्रेजों की पहली कोठी मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मसूलीपट्टनम यहां पे, हाँ, उस समय मसूलीपट्टनम भी मद्रास में ही आ जाता था, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में ही आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा कैप्टन हॉकिंस के बारे में कुछ चीजें और जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम देख लें कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने अभी तक क्या देखा कि 1608 में, हाँ, 1608 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आता है और किसके नाम की चिट्ठी लेके आता है? अकबर के नाम की चिट्ठी लेके आता है, जहांगीर के दरबार में रिक्वेस्ट करता है और उसको पहले परमिशन मिलती है सूरत में कोठी बनाने की, लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में उसको परमिशन तो मिलता है, लेकिन बाद में अरबों और पुर्तगालियों के दबाव में वो परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। फिर दोबारा 1612 में इनको परमिशन मिलेगा और 1613 में ये कोठी बनके तैयार हो जाएगी सूरत की, ठीक है। तो पहली कोठी हमने लिखा, प्रथम कोठी पूछा जाएगा तो सूरत, लेकिन प्रथम तैयार कोठी मसूलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो है ये फारसी, तुर्की, अंग्रेजी सब जानता है, अंग्रेजी तो जानेगा ही। एक बात और है कैप्टन हॉकिंस के बारे में जो आपको जानना चाहिए, ये हेक्टर नामक जहाज पे आया था, हाँ, ये जो आया था, हाँ, एक जहाज था से आया था जिसका नाम था हेक्टर। ये हेक्टर नाम के जहाज से पूछा गया है एग्जाम में, हेक्टर नाम के जहाज से आया था, ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से आया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां मैंने बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी जो मैंने बताया कि शुरुआती दौर में उसको सिंबॉलिक तौर पे हम ईस्ट इंडिया का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं, लेकिन जो पहले कंपनी बनी 1600 में, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये 1600 में बनी। इसी कंपनी में न्यू कंपनी और विलियम थर्ड की कंपनी को मिला के 1708 में, यानी मर्जर करके, विलय करके, इस कंपनी का नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा जाता है और 1833 में ऑफिशियली इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। ये सवाल
पूछा जाता है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब तक हमने ये देख लिया कि कहां कहां क्या हुआ। कैप्टन हॉकिंस के बारे में कुछ चीजें हम और जानेंगे। देखिए, कैप्टन हॉकिंस को मनसब भी दिया जाता है, 400 का मनसब इसको दिया जाता है, ध्यान रखिए, इसको मनसब दिया जाएगा जहांगीर के द्वारा 400 का। अब समझ लीजिए मनसब क्या होता था भाई। तो मनसब, देखिए मनसब एक रैंक था। भारत में अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया गया था। तो मनसब एक रैंक होता था, और जैसे जमींदार है, जिसके पास जमीन है वो जमींदार है, ठीक है, जिसके पास मनसब है वो मनसबदार है। तो मनसबदारों का रैंक होता था, उनको रैंकिंग किया जाता था नंबर से, ठीक है। 400 का मनसब, 500 का मनसब, 10,000 तक का मनसब भी गया और 12,000 तक का मनसब भी गया। यानी अगर 400 का मनसब है, हाँ, और 500 का मनसब है, तो 500 का मनसब वाला जो है व्यक्ति होगा वो बड़े पद पे होगा, ठीक है। 1,000 वाला जिसके पास मनसब होगा वो उससे बड़े पद पे होगा। तो पद का नाम था, और इसको जिसको मनसब मिलता था उसको मनसबदार कहा जाता था। और जैसे कि कैप्टन हॉकिंस को मनसबदार बना दिया गया, तो कैप्टन हॉकिंस को मनसबदार बनाने का मतलब क्या है, इसको एक पद दिया गया, और पद के बाद ये क्या करेगा, फिर अगर इसको कोई पद दिया गया मुगल गवर्नमेंट में, तो ये कोई सेवा भी तो देगा। तो इसको कैसे सेवा देगा, इसको कहा जा सकता है भाई कि आप सैनिक सेवा दीजिए या कोई और सेवा दीजिए। मुख्यतः भारत में सैनिक सेवा ही दिया जाता था, ठीक है। ये दिया या नहीं दिया, लेकिन एक तरह से इसको उस रैंक पे कैसे ऑनररी डिग्री हो जाती है पीएचडी की, ठीक है। तो उसी तरह से इसको कहा गया कि आपको 400 का मनसब दिया जाता है। और इस मनसबदार का क्या होता था कि मनसबदार को सैलरी के तौर पे क्या दिया जाता था, सैलरी के तौर पे या तो नगद दिया गया या जागीर दे दिया गया। जागीर का मतलब कुछ क्षेत्र दे दिया गया कि उसी से जो रेवेन्यू आता है वही आप या तो नगद के रूप में सैलरी लीजिए, और नहीं तो आपको 4-5 गांव हमने दे दिया, और 4-5 गांव जो दे दिया उसी से जो रेवेन्यू आएगा उसी से वही आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। तो मनसब इसको दिया जाता है 400 का, और ये 3 वर्ष तक रहेगा और फिर चला जाएगा। ये जो है 3 वर्ष तक जहांगीर के कोर्ट में रहेगा, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक ये रहेगा जहांगीर के कोर्ट में, के दरबार में। तो ये यहां पर कुछ मुख्य बातें थी इसके बारे में, कैप्टन हॉकिंस के बारे में, जो हमने जान लिया। और इसके बाद देखिए कैप्टन 3 वर्ष तक ये रह रहा है, और इसको मनसब भी मिल रहा है। पूछा जाता है कि कितने का मनसब दिया था, तो 400 का मनसब दिया था। मनसब क्या होता है भाई, एक रैंक होता है, पद होता है। मुगल गवर्नमेंट में एक पद होता था, और जिसका नंबर ज्यादा होगा वो बड़े पद पे होगा। तो इस तरह से 400 का मनसब, 500 का मनसब, 1,000 का जिसका मनसब है और बड़े पद पे है, 10,000 का जिसका मनसब है वो और बड़े पद पे है। तो ये बातें होती थी। तो कहां रहा 3 साल तक जहांगीर के दरबार में। उसके बाद देखिए सूरत के बाद यहां पर अंग्रेजों की कुछ धीरे धीरे इनका एक तरह से काम चल निकला। सूरत में, मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्रियां बन गई, और धीरे धीरे इनकी कोठियां बढ़ने लगी। और इसी क्रम में इनका भड़ोच में बन गया, भड़ोच में बन गया, अहमदाबाद में बन गया, ठीक है। अहमदाबाद के बाद आपका आगरा में भी इनकी कोठी बन गई धीरे धीरे। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूरत जो था उस समय ना सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। सूरत सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था सूरत। तो देखिए अब तक हमने जो इंपॉर्टेंट बात देखी है कि पहली कोठी, फर्स्ट फैक्ट्री या कोठी सूरत में बन के तैयार हुई, ठीक है। और समय कब से कब तक का है, 1608 से 1613 तक का। 1608 में कार्य प्रारंभ हुआ, फिर निरस्त हुआ पुर्तगालियों और अरबों के दबाव में, ठीक है। और फिर 1612 में परमिशन मिला, तो 1613 में ये कोठी बनके तैयार हो गई। सूरत की 1608 में शुरू, 1613 में तैयार होती है। इसलिए प्रथम कोठी अगर अंग्रेजों की पूछी जाएगी तो सूरत होगा। अगर
प्रथम तैयार कोटि पूछी जाएगी तो 1611 होगा। दक्षिण भारत में या साउथ ईस्ट में प्रथम कोटि पूछी जाएगी तो वो मसूलीपट्टनम होगा, ठीक है, जो कि 1611 में। यहां तक हमने देख लिया। तो यहां तक जहांगीर की बात थी। देखिए हम अभी यहां पर थे, लेकिन पहली किलाबंदी यहीं से होगी। एक नंबर जो ये प्रेसिडेंसी है उसका फाउंडेशन पहले पड़ेगा। फाउंडेशन तो यहां भी पड़ गया है, लेकिन सबसे पहली किलेबंदी यहीं होगी, इसलिए इसे फाउंडेशन कहा जाएगा। 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये, ठीक है। तो देखते रहिए होता क्या है। हमें यहां पहुंचना है। बात हम यहां की कर रहे थे, लेकिन अब हम यहां पहुंचेंगे धीरे धीरे। देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट। 1615 में एक और व्यक्ति आता है, एक और अंग्रेज आता है। 1615 की जहां तक बात है, 1615 है एडी। एक और व्यक्ति आएगा और ये कौन है भाई? ये है टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो। और ये कहां आता है? कोर्ट में, यानी कि दरबार में। किसके? जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में आएगा। और टॉमस रो जो है इसको अनेक सहूलियतें दी जाएगी, ठीक है। ये अनेक कोठियां बनाएगा, अनेक कोठियां और व्यापारिक सहूलियतें इसको दी जाती हैं। यानी अंग्रेजों को अनेक कोठियों के परमिशन मिलेंगे, व्यापारिक सहूलियतें इनको मिलेंगी कुछ, जब टॉमस रो आएगा तब, ठीक है, व्यापारिक सहूलियतें। इसके बाद इसी टॉमस रो को 1615 में जो आता है 1632 एडी में, हाँ 1632 एडी में इसको मिलेगा सुनहरा फरमान। ध्यान दीजिएगा, सुनहरा फरमान। और सुनहरा फरमान कौन देता है भाई? सुनहरा फरमान किससे मिलेगा? गोल्डन फरमान मिलेगा गोलकुंडा के शासक से। गोलकुंडा के शासक से। कौन देगा? गोलकुंडा के शासक से। गोलकुंडा के शासक से इसको मिलेगा सुनहरा फरमान। और इस सुनहरे फरमान में क्या है कि हाँ, इस सुनहरे फरमान में क्या है? देखिए गोलकुंडा के शासक से जो सुनहरा फरमान मिलेगा कि 500 पगोड़ा वार्षिक, यानी प्रतिवर्ष, ईयरली 500 पगोड़ा। क्या फरमान है? 500 पगोड़ा वार्षिक, हाँ, भुगतान करने पर कर मुक्त व्यापार की सुविधा इसको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा 1632 एडी में सुनहरा फरमान मिलता है गोलकुंडा के शासक से, हाँ, कि 500 पगोड़ा वार्षिक अगर भुगतान ये अंग्रेज कर देते हैं तो इन्हें गोलकुंडा के क्षेत्र में जो उनके पोर्ट ओट हैं, बंदरगाह हैं गोलकुंडा के क्षेत्र में, वहां से वो कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि भाई ये पगोड़ा कौन सी करेंसी है? तो याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था अराइवल ऑफ डचेज इन इंडिया, उस समय मैंने बताया था कि डचों ने अपनी एक फैक्ट्री यहीं पर पुलिकट है, तो पुलिकट में बनाया था उन्होंने। और इस फैक्ट्री यहां पर एक फैक्ट्री बनाया था जहां से वो बारूद, जहां पे वो बारूद का कारखाना उन्होंने लगाया था। हाँ, इसके अलावा उन्होंने वहां पे वो एक टकसाल उन्होंने बनाया था पुलिकट में, ठीक है। और उस टकसाल से वो गोल्ड करेंसी को इशू करते थे, यानी कि स्वर्ण सिक्कों को वो इशू करते थे। उन्हीं स्वर्ण सिक्कों को पगोड़ा कहा जाता था। और ये जो फैक्ट्री उनकी थी पुलिकट में, वो गोल्डरिया किला के अंदर थी। तो पुलिकट में डचों ने गोल्डरिया का किला बनाया था, हाँ, यहीं पे कोरोमंडल तट पे, हाँ, वहां पे उन्होंने गोल्डरिया किला बनाया, उसमें बारूद का कारखाना बनाया और वहीं पे टकसाल बनाया था जहां से वो सिक्के डालते थे। और कौन से सिक्के डालते थे? सोने के सिक्के डालते थे। और इन्हीं सोने के सिक्कों को पगोड़ा कहा जाता था। तो ये पगोड़ा जो है आप लिख सकते हैं, ये गोल्ड कॉइन्स थी। सवाल आता है कई बार कि भाई पगोड़ा क्या था? हाँ, पगोड़ा जो करेंसी थी, हाँ, वो सिल्वर की थी या फिर
कॉपर की थी या फिर गोल्ड की थी, तो आपका आंसर गोल्ड कॉइन होगा। कौन इशू करता था? तो डच इशू करते थे। कहां से इशू करते थे? यहां पे पुलिकट से इशू करते थे। और पुलिकट में कौन सा किला उन्होंने डचों ने बनाया था? तो मैंने बताया था गोल्ड्रिया किला, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर हमने देख लिया, तो यहां तक की बात हो गई टॉमस लो की। अब आगे की कहानी 1632 तक के सुनहरे फरमान यानी गोल्डन फरमान की बात हो गई। अब हम आगे आते हैं और यहां पर देखेंगे 1639 1639 एडी में अंग्रेजों को चंद्रगिरी के शासक हैं, चंद्रगिरी के शासक हैं, ठीक है, और इन्होंने इनको दे दिया मद्रास, ठीक है, इनके पास से मद्रास आ गया और वो पट्टे पर आया, पट्टे पर 12,000 रुपए के लीज पे यानी पट्टे पर मद्रास मिला। उस समय यहीं पे मद्रास है, ठीक है। मद्रास एक छोटा सा गांव था, हाँ, उसको मद्रास पट्टम भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, जिसे आज हम मछली पट्टम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक छोटा सा गांव था। तो जब चंद्रगिरी के शासक से 1639 में अंग्रेजों को मिलता है मद्रास जैसा छोटा सा गांव, तो यहीं पर ये बड़े शहर, इसी मद्रास को एक बड़े शहर के रूप में डेवलप करेंगे, जो बाद में चल के मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पर मद्रास, यहां पे मद्रास है, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में बड़ा क्षेत्र हो गया। मद्रास उसका एक छोटा सा गांव था जिसको एक बड़े शहर के रूप में डेवलप करेंगे। प्रेसिडेंसी का मतलब मैंने बताया, कई शहर, कई जिले आज के होंगे, उस समय भी कई स्टेट आज के हो जाएंगे। सिर्फ मद्रास का मतलब मद्रास शहर नहीं, सिर्फ बंबई का मतलब बंबई शहर नहीं, सिर्फ बंगाल या कलकत्ता का मतलब सिर्फ कलकत्ता शहर नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। तो मद्रास, अब मद्रास इनको जब मिलता है तो क्या करेंगे, यहां पर पहले तो ये फैक्ट्री लगा देंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। बार बार मैं बता रहा हूं, फैक्ट्री का मतलब संग्रहण केंद्र, जहां पे आयात निर्यात करने वाले सामानों को रखा जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले सामान को, यानी कि जिनको सेल परचेज करना है वो सामानों को इकट्ठा किया जाएगा। संग्रहण केंद्र था, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था वो, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने फैक्ट्री बना दिया और इनको पता है, अभी अभी मैं बता रहा था कि यहां पे ठीक मद्रास के उत्तर में पुलिकट एक जगह है और वहां पे कौन बैठा हुआ है, ध्यान कीजिए, याद कीजिए, वहां पे बैठे हुए हैं डच, और यहीं पे डचों ने बनाया हुआ है गोल्ड्रिया किला, जहां उन्होंने बनाया है बारूद का कारखाना गोल्ड्रिया किले में। वहीं पे उन्होंने क्या बनाया है, वहीं पे उन्होंने टकसाल लगाया हुआ है, जहां से वे स्वर्ण सिक्के बना रहे हैं। उन स्वर्ण सिक्कों का नाम क्या है, पगोड़ा। हाँ, तो ये यहीं पे किला, गोल्ड्रिया किला चूंकि डचों का है, तो जब मद्रास में यहां पे फैक्ट्री लगा देते हैं अंग्रेज, तो क्या होगा, यहां पर डचों की वजह से इन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी करनी पड़ेगी। यानी मतलब क्या है, फैक्ट्री लगाया उसकी किलेबंदी की, फैक्ट्री लगाया किलेबंदी की। तो यहां पर अब ये फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाने के बाद किलेबंदी करेंगे और यहीं पे बना देंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज यहां पे बना देते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजों का यहां पहले नंबर का काम जो है ये हो गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज यहां बन के तैयार हो गया और एक तरह से एक मजबूत फाउंडेशन मद्रास प्रेसिडेंसी की एक मजबूत फाउंडेशन यहां पे डाल दिया गया। तो एक नंबर काम यहां से ये हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर बंबई का होगा, 3 नंबर बंगाल का होगा, ठीक है। फैक्ट्रियां लगती रहेंगी लेकिन जो फाउंडेशन डलेगा किलेबंदी के रूप में, तो वो पहला काम मद्रास में हो गया। यहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बन के तैयार हो गया, किला बन गया। तो ये सवाल आएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां बनाया अंग्रेजों ने, तो मद्रास में, ठीक है। किस प्रेसिडेंसी के तहत आता था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे यहां पर आगे क्या होगा कि 1651 में बंगाल में भी ये कुछ
फैक्ट्री लगा देंगे 1651 में। 1651 में तक ये बंगाल में भी इनकी कुछ फैक्ट्री लग जाएगी, जैसे यहां पे कासिम बाजार, हुगली, और पटना भी इसी क्षेत्र में आता था, पटना में भी ये लगाएंगे। तो इन सब क्षेत्रों में कासिम बाजार में डचों ने रेशम की चक्री बना रखी थी, लगा रखी थी, यानी कि रेशम की फैक्ट्री लगा रखी थी, ध्यान रखिएगा। तो 1651 में यहां तक इनका कुछ काम हो जाता है, लेकिन अभी भी बंगाल में देखिए, बंगाल बहुत समृद्ध था। हाँ, बंगाल सबसे समृद्ध था उस समय आर्थिक दृष्टि से, और यही कारण बनेगा बाद में, हाँ, जहां पे आप देखेंगे कि बंगाल में ही आपको बंगाल को नियंत्रण में लेने के लिए लड़ाई होगी, और आगे आप देखेंगे कि यहीं से अंग्रेजों का एक स्टीप ग्रोथ शुरू होगा, जब वो पलासी की लड़ाई में और बक्सर की लड़ाई में सफलता हासिल करेंगे। तो वो तो हमें आगे देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अंग्रेजों की पहुंच अब बंगाल तक तो हो गई है, लेकिन अभी बंगाल में कभी किलेबंदी नहीं हुई है, ठीक है। अभी पहले हम थोड़ा इसके पहले आएंगे कहां पे, फिर बंबई की तरफ, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देख ले कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा है क्या क्या सवाल बनेगा। देखिए, प्रथम कोठी अंग्रेजों की सूरत में बनेगी, अगर सवाल आता है तो, ठीक है। सूरत में 1608 में काम शुरू होगा सूरत का, मैंने बताया जब कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में, तो 1608 में शुरू होता है, लेकिन ये कार्य खत्म होगा 1613 में, क्योंकि बीच में काम बंद हो जाएगा। जो परमिशन था 1608 का, उसको निरस्त कर दिया जाएगा पुर्तगालियों और अरबों के दबाव में, फिर परमिशन मिलेगा और फिर 1613 में ये कोठी बनकर तैयार होगी। तो प्रथम कोठी सूरत, लेकिन प्रथम तैयार कोठी देखिए, इसके पहले ही मसूलीपट्टनम की कोठी बनकर तैयार हो जाएगी 1611 में, या दक्षिण साउथ ईस्ट में अंग्रेजों की पहली कोठी, तो मसूलीपट्टनम जो कि 1611 में बनती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर सूरत ना हो आपके ऑप्शन में तब तो मसूलीपट्टनम ही होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो कि प्रथम कोठी, तब सूरत होगा, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो एक यहां से हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल बन रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आ गए थे कहां पे, 1615 में। देखिए 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन आता है कोर्ट में, तो टॉमस रो आता है। इसके पहले कौन आया था, तो इसके पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। यहां पर मेन इसमें जो है सुनहरा फरमान, इसको किससे मिलता है, गोल्डन फरमान, तो गोलकुंडा के शासक से। उस सुनहरे फरमान में क्या है भाई, तो 500 पगोड़ा वार्षिक देंगे ये अंग्रेज, और उनको गोलकुंडा के बंदरगाहों पे और उनके व्यापारिक केंद्रों पे कर मुक्त व्यापार यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड करने का मौका दिया जाएगा। और ये पगोड़ा क्या था, तो गोल्ड कॉइन्स था, पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पगोड़ा किस तरह के सिक्के थे भाई, सोने के, चांदी के, तांबे के, तो आपका जवाब होगा सोने के यानी गोल्ड के। कौन इशू करता था, तो डच इशू करते थे। कहां से इशू करते थे, पुलिकट से इशू करते थे। पुलिकट में कहां से इशू करते थे, तो गोल्डरिया किला, डचों में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद मद्रास किससे मिला, अंग्रेजों को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1639 में, हाँ, मद्रास किससे मिला, चंद्रगिरी के शासक से इन्होंने लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। और फिर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां बनाया भाई, तो मद्रास में बनाया। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में बनेगा, और यहीं से पहला किला जो बन गया अंग्रेजों के पहले प्रेसिडेंसी का फाउंडेशन यहीं से शुरू हो जाएगा। तो पहला नंबर 1 हो गया इसका काम, यहां पे अंग्रेजों ने अपना काम कर लिया। हाँ, अपने पोजीशन को यहां पे मद्रास में स्ट्रॉन्ग कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो इनके प्रेसिडेंसी का काम शुरू हो गया। प्रेसिडेंसी पूरी तरह से नहीं बनी है, लेकिन यहां पे इन्होंने अपना गढ़ बना लिया, किला बनाकर, ठीक है। तो 1 नंबर काम यहां से हुआ। फिर कुछ कोठियां इन्होंने 1651 में बना लिया, कासिम बाजार, हुगली, पटना। और अब पहले हम आएंगे कहां पे, फिर बंबई को देखेंगे जरा सा, फिर हम आएंगे अंत में बंगाल की तरफ, क्योंकि मद्रास के बाद काम जो होगा यहां होगा बंबई की तरफ, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखेंगे कि 1600
1661 में एक बड़ी घटना होती है, और ये घटना कहां होती है? यूरोप में होती है। देखिए 1661 एडी, ये घटना होगी कहां पे? यूरोप में। और यूरोप में क्या होगा कि देखिए जो ब्रिटेन के शासक है, हाँ, चार्ल्स सेकेंड, ठीक है, ये ब्रिटेन के शासक है, ब्रिटेन के शासक है, ठीक है, प्लस कैथरीन, ठीक है, कैथरीन जो कि राजकुमारी हैं, यानी कि प्रिंसेस हैं, कहां की? पुर्तगाल की। इनकी शादी हो जाती है, हाँ, इन दोनों का मैरिज हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है। और देखिए, और इस शादी में होता क्या है कि उस समय पुर्तगालियों के साथ के पास बंबई, हाँ, बंबई एक छोटा सा क्षेत्र था उस समय, वो बंबई जो है इस शादी में पुर्तगालियों के पास था। तो बंबई जो है, पुर्तगाली क्या करते हैं कि बंबई दे देते हैं, किसे? पुर्तगाली। इस शादी में क्या होता है कि पुर्तगाली जो हैं, देखिए पुर्तगालियों की भी स्थिति खराब हो रही थी भारत में, क्योंकि डच आ चुके थे, और डचों ने इंडोनेशिया से लेकर भारत तक, इवन श्रीलंका में जो पुर्तगालियों के क्षेत्र थे वो कब्जा करते जा रहे थे, हाँ, उनको जीतते जा रहे थे। तो पुर्तगालियों की भी स्थिति खराब हो रही थी भारत में। इसने क्या किया, इनके पास बंबई था, बंबई छोटा सा क्षेत्र उस समय यहां पे था, बंबई। फिर आप बंबई प्रेसिडेंसी का मतलब सिर्फ बंबई मत लगाइएगा, एक छोटा सा क्षेत्र था, तो बंबई। तो ये बंबई दे दिया पुर्तगालियों ने प्रिंस चार्ल्स को, प्रिंस चार्ल्स को करें, ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय को, चार्ल्स सेकंड को दे दिया इस शादी में। अब चार्ल्स सेकंड क्या करेंगे, ये चार्ल्स सेकंड मुंबई आ गया। अब ये 1668 में मुंबई दे देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, BEIC को। 1668 में आपको मैं बताऊं कि कहा जाता है कि भाई पुर्तगालियों की स्थिति भारत में कमजोर हो रही थी, डच हर क्षेत्र को जीतते जा रहे थे। इवन इंडोनेशिया में, इधर जो इंडोनेशियन आइलैंड्स है, वहां पे जो डचों का जो पुर्तगालियों का क्षेत्र था, उस पे इन्होंने अम्बोयाना जीत लिया, अम्बियोना जिसको कहते थे। वांटम पे सबसे पहले डचों ने अधिकार किया था, जो पुर्तगालियों के क्षेत्र में था। इवन श्रीलंका भी डचों ने छीना। तो लगातार वो छीनते जा रहे थे पुर्तगालियों से डच, हाँ, उनके क्षेत्रों को। तो पुर्तगालियों ने कुछ सोचा समझा होगा, और उसी रणनीति के तहत उन्होंने शादी जब की, तो इनके पास बंबई था, इन्होंने चार्ल्स सेकंड को दे दिया। और चार्ल्स सेकंड तो एक बड़े आदमी थे भाई, राजा थे ब्रिटेन के, हाँ। तो जैसे बड़े लोग होते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो मैं कहूंगा कि मेरा एक प्रॉपर्टी मेरी जो है वो बिहार में है, तो मेरी एक मध्य प्रदेश में है, हाँ, बंगाल में भी, कलकत्ता में भी मेरी एक प्रॉपर्टी, एक लैंड है वहां पर। तो बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से भी इनकी बात हुई होगी, और इन्होंने कहा होगा कि भाई मेरा जो है भारत में भी एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे बंबई कहते हैं, तो आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करो व्यापारिक इरादे से, व्यापारिक पर्पस से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया 1668 में, हाँ, मुंबई को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब मुंबई यहां लिख दिया, देखिए मुंबई नहीं, यहां पे मैंने क्या लिखा है, बंबई कहिएगा ना, उस समय मुंबई नहीं था, बंबई, ठीक है, बंबई को दे दिया। अब जब बंबई यहां पे मिल जाएगा, तो यहां पर ये लोग बंबई को डेवलप करेंगे, और बंबई जो है, ये बंबई यहीं पे बंबई शहर बसाया जाएगा, शहर। बसाया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। देखिए बंबई शहर, बंबई मैंने बताया कि छोटा सा क्षेत्र था, यहीं पे अब बंबई शहर बसा दिया जाएगा, और यहां पे बंदरगाह भी डेवलप किया जाएगा, बंदरगाह बनाया जाएगा, यानी सी पोर्ट बनाया जाएगा, बंदरगाह के रूप में भी, चूंकि व्यापार करना है तो डेवलप किया जाएगा।
इसका श्रेय जो जाता है बंबई शहर बसाने का, ठीक है, गेराल्ड अयंगार। तो ये सवाल आता है कि बंबई शहर को किसने बसाया, तो गेराल्ड अयंगार। तो यहां से आपको देखिए हमने क्या क्या अभी देखा कि यहां पर बंबई शहर, सूरत में फैक्ट्री बन गई और फिर बंबई शहर बसाया गया किसके द्वारा, यहां पर गेराल्ड अयंगार के द्वारा, ठीक है। तो ये बड़ी बात यहां पे निकल के आएगी। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हमें देखिए हमने क्या क्या देखा। 1661 में चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है, जो ब्रिटेन के शासक हैं, किसके साथ होती है, कैथरीन से, जो राजकुमारी है पुर्तगाल की। अब यहीं से जो क्या है, पुर्तगालियों के पास बंबई है, तो बंबई दे देंगे चार्ल्स द्वितीय को। ये आता है कई बार, जो स्टेट सर्विसेज या एसएससी इन सब एग्जाम में आ जाता है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बंबई किससे मिला, तो पुर्तगालियों से मिला। किस अवसर पे मिला, तो यही अवसर था कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय की जब शादी हुई। और फिर चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किससे मिला, तो चार्ल्स सेकंड से मिला। और बंबई शहर को बसाया किसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, गेराल्ड अयंगर को श्रेय जाता है बंबई शहर बसाने का, ठीक है। यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे है भाई, तो मद्रास में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हमने देख लिया, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा, यहां तक का काम हो गया। एक तो यहां पर बंबई शहर बसाया जाएगा, ठीक है, और बंबई शहर बसाने के बाद इनका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तो दूसरा नंबर का काम भी यहां पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट बंगाल में काम होगा, क्योंकि बंगाल में 1651 तक कुछ फैक्ट्रियां ही लगाई गई थी कासिम बाजार में, लेकिन अभी देखिए यहां पर तो डच भी बैठे हुए हैं रेशम की चक्री लगा के, ठीक है। तो अभी इनका कुछ बहुत पुख्ता काम नहीं हुआ है बंगाल में, ठीक है। तो अब बंगाल की तरफ ही बढ़ेंगे, और बंगाल में क्या होगा देखिए यहां पर कि सत्ता बदलेगी, भारत की केंद्रीय सत्ता बदलेगी, औरंगजेब आ जाएगा। 1680 की बात है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो 1680 में, ठीक है, 1680 में, यहीं पे हम लिख रहे हैं, आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से होती है, तो पुर्तगाल जो है, जिसके पास बंबई था, उसने बंबई क्या किया कि दे दिया चार्ल्स द्वितीय को, और फिर चार्ल्स द्वितीय के पास से बंबई शहर आ जाता है, शहर नहीं, उस समय छोटा सा क्षेत्र था, बंबई जो है वो आ जाता है किसके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और फिर बंबई शहर बसाया जाता है वहां पर, हाँ। और इस बंबई शहर को बसाने का जो श्रेय है वो जाता है गेराल्ड अयंगार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह भी यहां पे डेवलप किया जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया। तो हमारा यहां का काम हुआ मद्रास का, दूसरे नंबर पे बंबई का क्षेत्र आ गया इनके पास, अंग्रेजों के पास। 1651 में कुछ फैक्ट्रियां बना ली गई थी, लेकिन यहां अभी उस हिसाब से काम नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं, यहां पर बंगाल में देखिए 1680 की बात मैं बता रहा हूं, 1680 की बात है। यहां पर अब शासन जो है 1680 एडी में मुगल सत्ता बदल चुकी है फिर, और यहां पे औरंगजेब है, औरंगजेब है। और औरंगजेब ने क्या किया कि जजिया लगा दिया, जजिया कर, जजिया लगाया 1.5%। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर, ठीक है। बेसिकली अगर आप किसी इस्लामी राज्य में हैं तो आपको अपने जान माल की सुरक्षा के लिए, अपने धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए आपको एक कर देना पड़ता था अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, और उस कर को जजिया कहा जाता था। जजिया पे कभी हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो जजिया लगा दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे, क्रिश्चियन थे, वो भी नॉन मुस्लिम थे, तो उन पर भी ये लागू होता था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो उनको थोड़ी नाराजगी हुई,
और इसमें उन्होंने क्या किया, एक गलती कर दी। हाँ, जजिया को लेके बंगाल में उनकी झड़प हो जाती है और इस झड़प में बंगाल में कुछ मुगलों के कुछ महल वहल थे, कुछ छोटे छोटे व्यापारिक सेंटर थे, छोटे मोटे प्रशासक वहां पे रहते थे मुगलों के, तो वहां जाकर इन्होंने कुछ लूट मार कर दी, कुछ मार पिटाई कर दी, एक तरह से झड़प हो गई। ठीक है, तो अब इस जजिया का रिजल्ट क्या हुआ कि एक झड़प हुई, एक तरह से झड़प किसमें, अंग्रेज प्लस मुगल्स। ठीक है ना, ये झड़प हो जाती है। कहां पे ये होती है, ये कहां पे होता है, ये होता है, ये बंगाल में होता है। ठीक है, बंगाल में होता है। ये खबर जब पहुंचेगी औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब, देखिए आप देखेंगे कि औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता उतनी शक्तिशाली नहीं थी। औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वो पपेट किंग थे, कठपुतली शासक थे। ठीक है, लेकिन औरंगजेब तक चाहे कोई भी रहा हो, चाहे वो अकबर रहा हो या फिर जहांगीर रहा हो या औरंगजेब रहा हो, ये बहुत शक्तिशाली शासक थे और अभी तक इनसे कोई भिड़ा नहीं था। अंग्रेज आए थे लेकिन कोई भिड़ा नहीं था इनसे, और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। जब अंग्रेज यहां पर भिड़ गए, तब ये खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची तो ये बहुत नाराज हुआ और इसने क्या किया कि 1680 में ये जजिया लगता है, 1686 की ये घटना है। ठीक है, ये झड़प होगी और इस झड़प का रिजल्ट क्या होगा, इस झड़प का रिजल्ट कि औरंगजेब के परमिशन से मुगल जो हैं वो अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, अंग्रेजों को खदेड़ देंगे और अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। अंग्रेज कहां भागे कहां भाई, फुल्टा द्वीप एक था, फुल्टा द्वीप पे भाग गए थे अंग्रेज। ठीक है, और ये जो झड़प हुई थी, इस झड़प में अंग्रेजों का लीडर कौन था, इस झड़प में अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर था, ठीक है, यहां पे अगर देखें तो ये लीडर जो था, लीडर था सर जॉन चाइल्ड। ध्यान रखिएगा, आता है कि जब जजिया को लेकर दोनों में झड़प हुई थी तो सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया था, यही लीडर था इस झड़प का। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। अब ये फुल्टा द्वीप पे भगा दिए गए। हाँ, अंग्रेज भागे कहां पे, फुल्टा द्वीप पे, मुगलों द्वारा भगाए गए। बाद में अंग्रेजों ने रियलाइज किया इस बात को कि भाई इतनी बड़ी शक्ति से यहां फाइट करना आसान नहीं है, तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया और उन्होंने फिर माफी मांगी औरंगजेब से, और औरंगजेब ने करीब 1.5 लाख रुपए लिए थे और कुछ शर्तों के साथ औरंगजेब ने क्या किया, अंग्रेजों को माफ कर दिया कि चलिए भाई कोई बात नहीं, आए हैं, अब से ठीक रहिएगा, आगे व्यापार कीजिए। तो बाद में इस घटना के बाद ये भागे और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, फुल्टा द्वीप भागे और बाद में देखिए इसका रिजल्ट, ये अंग्रेजों द्वारा माफी, अंग्रेजों द्वारा माफी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा माफी मांग ली गई और औरंगजेब ने माफ कर दिया। माफी मांगा था जिसने, वो कौन था भाई, तो माफी मांगा था जिसने, तो माफी मांगने वालों में सर जॉब चारनाक, इसी ने माफी मांगी थी और यही बाद में कलकत्ता शहर भी बसाने का श्रेय इसको जाता है। ठीक है, सर जॉब चारनाक ने माफी मांगी थी, इसी के द्वारा माफी मांगी गई थी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि औरंगजेब ने क्या किया, अंग्रेजों को
माफ किया। ठीक है, औरंगजेब ने माफ किया कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, 1.5 लाख के करीब रुपए लिए थे और कुछ शर्त लगाया था कि चलिए भाई कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप जो है अब आप लोग यहाँ पे रहिए, व्यापार कीजिए और शांति से व्यापार कीजिए। तो इस तरह से अब तक जो घटना हुई इसमें हमने जो देखा कि देखिए यहां पे हमने क्या देखा कि सूरत तो था ही, सूरत से व्यापार चल ही रहा था। हाँ, बंबई भी आ गया इनके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और बंबई कैसे आया, मैंने बताया कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी होती है चार्ल्स द्वितीय से, जो ब्रिटेन के शासक थे। ब्रिटेन के शासक जो थे चार्ल्स द्वितीय, वो फिर बंबई को दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आने के बाद बंबई शहर बसाया जाता है। ठीक है, और इस बंबई शहर को बसाने का श्रेय जो है वो गेराज अयंगर को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, सवाल कई बार आया है। उसके बाद देखिए केंद्र में सत्ता बदलती है भारत में। 1680 में औरंगजेब आता है और औरंगजेब जो है ये जजिया लगा देता है 1.5% का। और जजिया लगाने के बाद क्या होता है, जजिया लगाने से जो अंग्रेज हैं थोड़े नाराज होते हैं और बंगाल के क्षेत्र में इनकी झड़प हो जाती है। कहां पे, अंग्रेजों और मुगलों में। कहां होती है, बंगाल में। देखिए बंगाल में ये झड़प होती है, ये झड़प बंगाल में होती है। और ऐसे कर लीजिए इसको, ये झड़प कहां पे होती है भाई, तो ये झड़प होती है बंगाल में, ये झड़प बंगाल में होती है। और इस झड़प में जो अंग्रेजों को लीड कर रहा था वो व्यक्ति कौन था, सर जॉन चाइल्ड। इसका नतीजा ये होता है कि जब बात ये औरंगजेब तक पहुंचती है कि अंग्रेजों ने बंगाल में कुछ क्षेत्रों को और कुछ मुगलों के जो महल वहल थे, वहां जो छोटे छोटे प्रशासक थे, उनको परेशान किया है और उनसे झड़प हुई है, तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने फिर सैन्य कार्रवाई कर दी। और मुगलों ने क्या किया, औरंगजेब के कहने पर, हाँ, मुगलों द्वारा एक तरह से भगा दिए गए। अंग्रेज कहां भागे, फुल्टा आइलैंड पे भागे, फुल्टा द्वीप पे भागे। बाद में अंग्रेजों ने अपनी गलती महसूस की और अंग्रेजों द्वारा माफी मांगा गया। ये माफी मांगा किसने, तो जॉब चारनाक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर जॉब चारनाक ने। और औरंगजेब ने फिर ये माफी जब मांगा तो औरंगजेब ने माफ कर दिया। ठीक है, 1.5 लाख रुपए लिए और कुछ शर्त लगाए और उसके अनुसार उसने माफ कर दिया। तो बंगाल की ये घटना है। अब बंगाल में आगे क्या होगा, पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा कि अंग्रेजों और मुगलों में झड़प हुई बंगाल वाले क्षेत्र में। औरंगजेब ने यानी कि मुगलों ने इनको भगा दिया, भारत से ही खदेड़ दिया था, बंगाल, मसूलीपट्टनम सब जगह से खदेड़ दिया था इनको। ठीक है ना। अब क्या होगा कि माफी मांगी अंग्रेजों ने, और माफी मांगने वालों में कौन थे, प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे, सर जॉब चारनाक। ठीक है ना, ये गए थे माफी मांगने। यही कलकत्ता शहर भी बसाएंगे, कलकत्ता शहर बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा डेवलपमेंट बंगाल में, वो 1698 AD में होता है। ठीक है, 98 AD में, 1698 में बंगाल का सूबेदार है। सूबेदार कौन है, तो बंगाल का सूबेदार है अजीमुन शाह, अजीमुन शान। ठीक है, अजीमुन शान। ये क्या करेगा, ये अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी दे देगा, जमींदारी देगा। जमींदारी देगा। और ये 3 गांव कौन कौन से हैं, देखिए, सूतानाती, या पहले आप कालीकता ही लिखिए, कालीकता, कालीकता, फिर सूतानाती, फिर गोविंदपुरी या गोविंदपुर। ये 3 गांवों की जमींदारी मिल गई अंग्रेजों को बंगाल के सूबेदार अजीमुन शान से 1698 में। और यही जो कालीकता है, एक गांव कालीकता है, हाँ,
इसी कालिकता को सर जॉब चारनाक के द्वारा डेवलप किया गया। और यहां पे अंग्रेजों ने अपना, फिर देखिए फैक्ट्री वैक्ट्री तो थी, जब इनको 3 गांवों की जमींदारी मिली तो उसी में से कालिकता को इन्होंने डेवलप कर लिया। कलकत्ता शहर इन्होंने बसाया, यहां पर कलकत्ता शहर बसाया। और इसी के आसपास, कलकत्ता शहर के आसपास पहले इन्होंने किला बना दिया। ऐसे कीजिए, इन्होंने किला बना दिया, यहीं पे इन्होंने किलेबंदी की, किला बनाया फोर्ट विलियम, ठीक है। और इसी के आसपास, इस किले के आसपास जो शहर बसा वही कहा गया कलकत्ता, ठीक है। किलेबंदी तो करनी ही थी, तो इस तरह से कलकत्ता शहर जो है कालिकता से कलकत्ता बना। यहां पे फोर्ट विलियम बनाया गया। और फोर्ट विलियम का जो प्रशासक था, प्रथम प्रशासक फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो यह था चार्ल्स आयर। कई बार आता है चार्ल्स आयर, ठीक है। ये जो कलकत्ता शहर है, इस कलकत्ता शहर को बसाया किसने? तो श्रेय जाता है इसका, कलकत्ता शहर का बसाने का ये श्रेय जाता है सर जॉब चारनाक, जिसने माफी मांगी थी झड़प के बाद औरंगजेब से। तो सर जॉब चारनाक को श्रेय जाता है ये शहर बसाने का, कलकत्ता बसाने का, ठीक है। तो यहां तक अब देखिए 3 नंबर का काम भी हो गया। 3 नंबर का काम मतलब वैसा वाला 3 नंबर नहीं, मतलब तीसरे नंबर पर इन्होंने जो क्रम था, पहले मद्रास, फिर बंबई और फिर बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी की फाउंडेशन इन्होंने यहां पे डाल दी अंग्रेजों ने। और यही इनका मिशन भी था कि इसी त्रिकोण से ये जो त्रिकोण है, इसी त्रिकोण से पूरे भारत को इन्होंने बाद में नियंत्रित किया, ठीक है। यहीं तक हमें पहुंचना था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया? अपना फाउंडेशन भारत में मजबूत किया, अपने 3 पिलर बनाए, मद्रास, बंबई और बंगाल। और इस तरह से उन्होंने इन तीनों, इस त्रिकोण के सहारे, ये जो 3 पिलर, 3 स्तंभ बनाए, यही 3 पिलर या जो स्तंभ है, यही जो त्रिकोण बनाया इन्होंने, इसी त्रिकोण के सहारे इन्होंने भारत के शासन प्रशासन को नियंत्रित किया। और यहां से जो अभी सवाल बन सकता है, सवाल बनेगा, पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि किस बंगाल के किस सूबेदार से या किस प्रशासक से अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी मिली थी, कालिकता, सुल्तानाती और गोविंदपुरी का? तो अजीमुन शाह से। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कब मिली थी? 1698 एडी में। वो 3 गांव कौन कौन से थे? कालिकता, सुल्तानाती और गोविंदपुर। कहां पे फोर्ट विलियम बनाया गया? तो कालिकता में ही एक किला बनाया गया, फोर्ट विलियम, ठीक है। और इस फोर्ट विलियम के आसपास जो शहर बसाया गया कलकत्ता, उसको बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो सर जॉब चारनाक को, ठीक है। और फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर, याद रखिएगा चार्ल्स आयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे सवाल बनेंगे। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे हम देखेंगे कि बाकी तो देख ही लिए, मद्रास में कौन सा इनका फोर्ट था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बंगाल में फोर्ट विलियम, ठीक है। प्रथम प्रशासक फोर्ट विलियम का चार्ल्स आयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इधर से बंबई शहर बसाने का श्रेय गेराल्ड अयंगार को। तो यहां से हमने देख लिया कि किस तरह से अजीमुन शाह से कालिकता, सुल्तानाती और गोविंदपुरी लेकर की जमींदारी लेकर कालिकता के पास फोर्ट विलियम बनाया गया। एक किला, कालिकता की किलेबंदी की गई, फोर्ट विलियम बनाया गया, उसी के आसपास जो शहर बसाया गया उसे कलकत्ता कहा गया, जिसका आज नाम आप कहते हैं कोलकाता। और इसको बसाने का श्रेय सर जॉब चारनाक को जाता है। आगे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि औरंगजेब के डेथ के बाद फारूक सियाह ने भी कुछ
सहूलियतें दी, रॉयल फरमान दिया अंग्रेजों को, वो क्या था उसको देखेंगे। उसके बाद वीडियो खत्म। आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। और अब हम बात करेंगे अंग्रेजों को मिलने वाली उन सहूलियतों को के बारे में जो उन्हें औरंगजेब के बाद मिला। और ये सहूलियतें दी थी मुगल बादशाह फारूक सियार ने। ठीक है, देखिए औरंगजेब की जो डेथ है, मृत्यु है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु हो जाती है 1707 में। ठीक है, इसके बाद जो भी अंतिम, औरंगजेब क्या था, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। इसके बाद जो भी शासक आते हैं वो अपने मंत्री संतरी के हाथों की कठपुतली होते हैं, वो पपेट किंग होते हैं, कठपुतली शासक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत से सत्ता नहीं पाते, उन्हें बनाया जाता है उन्हीं के मंत्री और संतरियों से। तो अब क्या है, औरंगजेब के बाद मंत्री और संतरी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है, और जो शासक हैं उन मंत्री संतरी के हाथों की कठपुतली है। उसी में से एक कठपुतली शासक है फारूक सियार। तो फारूक सियार, औरंगजेब की मृत्यु यहां हो जाती है, तो फारूक सियार जिसका शासन काल है 1713 से लेकर 1719 तक। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी भी बताया कि जो अजीमुन शाह से 1698 में जो अंग्रेजों को 3 गांव मिलते हैं, कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुरी, ये मिलते हैं 1698 में। और फोर्ट विलियम का निर्माण ये करेंगे, वहां पे जो किलाबंदी करेंगे वो 1700 में करेंगे। तो इस तरह से वहां पे कलकत्ता शहर भी बसेगा। तो सवाल आए कि कलकत्ता शहर कब बसाया जाएगा या फोर्ट विलियम कब बनाया गया, तो आप 1700 कहेंगे। 1698 में कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुरी मिलता है अजीमुन शाह से हमको। हाँ, इन 3 गांवों की जमींदारी मिलती है। और कालीकता के आसपास 1700 में ये बनाते हैं, कालीकता को घेरते हैं और किलेबंदी करते हैं, और वहां पे बना देते हैं फोर्ट विलियम। तो ये कब की घटना है? ये 1700 की बात है। गांव मिलता है 1698 में। ठीक है, और फोर्ट विलियम बनाते हैं 1700 में, यानी कि कलकत्ता शहर भी बसेगा 1700 में। श्रेय किसको जाता है कलकत्ता शहर बसाने का? तो सर जॉर्ज चारनॉक को। तो ये ध्यान रखिएगा 1700। अब देखिए 1713 से 19, ठीक है, ये फारूक सियार का शासन काल है। और इसके समय एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आता है। ठीक है, एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आता है, ब्रिटिश शिष्टमंडल, एक टीम आती है शिष्टमंडल। इसके लीडर जॉन सरमन थे। ब्रिटिश शिष्टमंडल में 3 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो जॉन सरमन है, सरमन, उसके बाद विलियम हैमिल्टन, और एक है ख्वाजा सेहुर्द। ठीक है, इसमें ये जो है ये डॉक्टर है, फिजिशियन है। और होता क्या है कि ये जो शिष्टमंडल, ब्रिटिश शिष्टमंडल आता है, जॉन सरमन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, यही लीडर है। पूछा जा सकता है कि लीडर कौन था? जॉन सरमन थे। हाँ, और ये ब्रिटिश शिष्टमंडल आता कब है? ये आता है 1715 एडी में। ठीक है, 1715 एडी में जॉन सरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द, जिसमें ये डॉक्टर है। और उस समय फारूक सियार जो है ये किसी प्राण घातक, एक थोड़ा हो गया था इसको, बहुत ज्यादा प्राण घातक था। हाँ, मतलब लग रहा था कि ये बचेगा नहीं। तो ये प्राण घातक जो बीमारी थी इससे निजात दिला देता है। ठीक है, कौन? विलियम हैमिल्टन। ये डॉक्टर है और ये ठीक कर देता है। ठीक है, किसको? फारूक सियार की बीमारी को, की प्राण घातक बीमारी को, प्राण घातक बीमारी को कौन ठीक करेगा? विलियम हैमिल्टन। ठीक है, तो इससे फारूक सियार खुश हो जाएगा। और उसके बाद फारूक सियार जो है 1717 में एक रॉयल फरमान देगा। तो फारूक सियार, हाँ,
का रॉयल फरमान आता है। फरमान आप इसी को कह लें शाही फरमान, शाही फरमान, या इसी को कह लें इंपीरियल फरमान। ठीक है, फारूखिया। और ये फरमान कब आता है? तो ये आता है 1700, यहां पे मैं लिख देता हूं 1717 में। ये फरमान जो जारी होता है इसमें अंग्रेजों को सहूलियतें दी जाती है। अंग्रेजों को सहूलियतें दी जाएंगी। क्या क्या सहूलियतें हैं भाई? देखिए, बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में देखिए 3000 रुपया पर ईयर ये देंगे। ठीक है, और इनको क्या होगा? और ये टैक्स फ्री ट्रेड फिर कर सकेंगे। ट्रेड, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा में 3000 रुपया पर ईयर देंगे और फिर टैक्स फ्री ट्रेड, वहां कर मुक्त व्यापार करेंगे। ये सहूलियतें दी गई। और साथ साथ कंपनी को, हाँ, यहां पे कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार, ठीक है, अधिकार मिला। ठीक है, आगे देखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में 3000 रुपया दीजिए, कर मुक्त व्यवसाय कीजिए। कितनी बड़ी सहूलियत है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे बंगाल के ही सिलसिले में कहा गया कि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर सकती है? दस्तक जारी कर सकती है। दस्तक क्या था? एक तरह का पास था। हाँ, ये पास क्या था? कंपनी जारी करती थी, कहीं कंसाइनमेंट भेजना है तो कंपनी जिस व्यक्ति के साथ वो कंसाइनमेंट भेजेगी, हाँ, तो वो उसके पास एक दस्तक होगा, यानी पास होगा। वो पास क्या करेगा? जब लेके जाएगा तो जो टैक्स कलेक्शन सेंटर होगा, हाँ, या जो कस्टम सेंटर होंगे जहां पे कस्टम ड्यूटी ये सब लगती होगी, वहां पे इनका सामान पास करा दिया जाएगा। अगर इनके पास ये पास है, दस्तक है, तो वहां पे कोई उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा और उनका सामान पास हो जाएगा। यही होता था दस्तक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सहूलियत थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो सूरत में इनको 10,000 रुपया पर ईयर देना है और टैक्स फ्री ट्रेड ये कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ये मिटा रहा हूं मैं। उसके अलावा देखिए मुंबई टकसाल के जो सिक्के हैं, ठीक है, मुंबई टकसाल के जो सिक्के हैं, थोड़ा और इधर से लिख लीजिए। यहां पे आप देखिए मुंबई में जो इनका टकसाल है और वहां से जो कॉइन्स इशू होते हैं, हाँ, कॉइन्स इशू होते हैं अंग्रेजों के, हाँ, वहां से कॉइन्स कौन कौन से इशू होते थे? सिल्वर के और तांबे के, सिल्वर कॉपर के कॉइन्स इसको इशू होते थे, तो इनको मान्यता दे दी गई। यानी कि सोचिए कितनी बड़ी सहूलियत है। क्या कहा जाता है वहां पर? मेरा सिक्का चलता है, मतलब मेरी अथॉरिटी चलती है। हाँ, किसी को मुद्राएं बनाने का, करेंसी बनाने का अगर अधिकार दे दिया जाए, भारत में किसके पास है करेंसी? आरबीआई के पास, वो सरकारी एजेंसी है, ठीक है ना। तो सब कुछ एक तरह से सरकार की देखरेख में से सब होता है। हाँ, एक मॉनिटरिंग बॉडी है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग बॉडी है,
आरबीआई, और जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को मॉनिटर करती है, बैंकों को मॉनिटर करती है और करेंसी भी इशू करती है। हाँ, तो आप देखिए इनको कॉइन, ये जो कॉइन बना रहे हैं अंग्रेज मुंबई के टकसाल में, सिल्वर के और कॉपर के यानी चांदी के और तांबे के, उसको मान्यता मिल जाती है। और यही नहीं, ये कलकत्ता में जमीन किराए पर ले सकते हैं। कलकत्ता में जमीन जो है इसको किराए पे ले सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी सहूलियतें थी यहां पर, हमने जो देखा बड़ी बात कि देखिए हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद सारे शासक कमजोर आ जाएंगे, पपेट किंग आ जाएंगे, उन्हीं में से एक है फारूक सियार। तो अब ये सवाल पूछा जाएगा कि जो 1715 में जो ब्रिटिश शिष्टमंडल आया था तो उसका लीडर कौन था, तो जॉन सरमन। हाँ, उसमें डॉक्टर कौन था, तो विलियम हैमिल्टन, ठीक है। और एक व्यक्ति और था उसमें, तो ख्वाजा सेहूद, ठीक है। और इसमें इसने क्या किया था, जो डॉक्टर है, तो इसने फारूक सियार की एक प्राणघातक बीमारी को ठीक कर दिया था और इसी से खुश हो गया था कौन, फारूक सियार, और इसने रॉयल फरमान इशू कर दिया था अंग्रेजों की सहूलियतों के लिए, जिसे शाही फरमान कहें या इंपीरियल फरमान कहें। ये इंपीरियल फरमान कब इशू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1717 में। सवाल यहां से खूब बनेगा, बंगाल में क्या सहूलियतें दी गई, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपया वार्षिक देना था अंग्रेजों को और फिर उस क्षेत्र में वो कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। इनकी सहूलियतों के लिए अंग्रेजों की सहूलियतों के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक पास यानी दस्तक इशू करने का अधिकार दिया गया था। जिसके पास ये दस्तक होता था और वो कंसाइनमेंट लेके या सामान लेके जाएगा कहीं पे, तो जो भी टैक्स कलेक्शन सेंटर हैं वहां पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनको पास करा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी सुविधा मिल गई थी इससे। सूरत में 10,000 रुपए पे, सॉरी यहां 1,000 लिख दिया मैंने, यहां पे आप 10,000 कर दीजिए। सूरत में 10,000 रुपए पर ईयर पे टैक्स फ्री ट्रेड ये कर सकते थे। तो 10,000 रुपया सूरत में, इधर सूरत में, यहां पे है सूरत, ठीक है। बंबई के टकसाल था इनका, बंबई में टकसाल था, तो वहां पे जो ये सिल्वर का यानी चांदी के और कॉपर के जो ये बनाते थे सिक्के, उनको मुगल सत्ता ने मान्यता दे दी। बहुत बड़ी, किसी को अगर दूसरे देश में करेंसी का अधिकार मिल जाए, करेंसी छापने का, हाँ नोट छापने का या करेंसी वो सिक्के ढालने का, तब तो उसका पावर बहुत बढ़ गया ना। तो देखिए इनकी शक्ति बढ़ गई भारत में धीरे धीरे इस फरमान से। और कलकत्ता में जमीन वो किराए पर लेकर व्यापार कर सकते हैं। तो इनसे ये सवाल आता है कई बार, ठीक है। तो दस्तक किसे इशू करने का अधिकार दिया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। किस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में था ये, ठीक है। तो ये अंग्रेजों को सहूलियतें दी गई और ये इतनी बड़ी सहूलियतें दी कि इसे इतिहासकार एक है, ये रॉयल फरमान को एक इतिहासकार है, एक हिस्टोरियन है, क्या नाम है इनका, ORMS, ओम्स, ठीक है। ये हिस्टोरियन है, इनका नाम है ओम्स। इन्होंने इस शाही फरमान को, इन्होंने कहा है शाही फरमान को महाअधिकार पत्र, अधिकार पत्र, यानी इसे अंग्रेजी में कहें तो इसी को आप कहेंगे मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। तो ये देखिए यहां से सवाल बनेगा कि इस रॉयल फरमान को क्या कहा गया है, तो मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र किसने कहा है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है ओम्स, उन्होंने कहा है। तो ये सवाल बनेगा यहां से, ठीक है। रॉयल फरमान जरूर देखिएगा, किसने जारी किया था रॉयल फरमान, तो फारूक सियार ने। हाँ, क्यों जारी किया था, कारण मैंने बता दिया। यहां से कहां कहां क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या हुआ था, तो 3000 रुपया दीजिए और टैक्स फ्री व्यापार कीजिए। दस्तक इशू करने का अधिकार कंपनी को दिया गया, एक तरह का पास था। अगर आपके पास होगा तो आपको जो टैक्स कलेक्शन सेंटर है वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका सामान ऐसे ही पास हो जाएगा। सूरत में 10,000 रुपया दीजिए और टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए। बंबई में जो टकसाल है, जहां तांबे का और चांदी का
के सिक्के बनते थे, ढाले जाते थे, उसको मुगल सत्ता ने मान्यता दे दी। और उसके बाद कलकत्ता में ये लोग, अंग्रेजों को एक सहूलियत मिली कि कलकत्ता में आप जमीन लेके किराए पर या पट्टे पर आप क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अंग्रेजों ने बहुत सारी सहूलियतें ले ली इस फरमान के माध्यम से। और आगे आप देखेंगे कि यह फरमान ही था जिससे ये बंगाल में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हुए नजर आए। और आगे आप देखेंगे कि इन्होंने बंगाल जो बहुत एक समृद्धशाली क्षेत्र हुआ करता था उस समय, उस समय इन्होंने वहां पे बंगाल में पलासी की लड़ाई जीती, फिर बक्सर की लड़ाई जीती, और उसके बाद इनका भारत में एक ये बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए। अंग्रेजों के बाद भारत में फ्रांसीसी भी आते हैं 1664 में, और आप देखेंगे कि बाद में यही दो शक्तियां बच जाएंगी। जो चार प्रमुख शक्तियां थी, पुर्तगाल था, डच थे, हाँ, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो आप देखेंगे आगे कि बाद में फ्रांस और अंग्रेज, हाँ, आखिरी दो शक्तियां रह जाएंगी, अपने अस्तित्व के लिए भारत में ये लड़ाई करेंगे, जिसमें अंततः जो है ये ब्रिटिशर्स की विजय होगी, ये जीतेंगे और एक लंबे अंतराल तक इनका एग्जिस्टेंस भारत में होगा, यानी 1947 तक होगा, भारत की आजादी तक। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, यानी कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो अभी लीजिए आप स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.